Hello everyone, how are you? This is lecture number 3 in the Liars Welfare and Protection Act 2023 के अंदर लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स। कि एडवोकेट्स की वेलफेयर जो है उसके बारे में ये चैप्टर डील करता है। आइए सेक्शन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ये कहाँ से है हमारे पास? ये सेक्शन नंबर 10 से लेकर सेक्शन नंबर 70 तक डील करता है ये चैप्टर। तो आइए सेक्शन नंबर 10 देख लेते हैं, लीगल एडवाइजरी। ठीक है, एवरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हैविंग मोर देन 20 मिलियन पेड अप कैपिटल, कि कोई भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो जिसकी जो है कैपिटल में समझते हैं आप, कैपिटल मीन्स सरमाया। ठीक है, सरमाया, जिसका सरमाया कितना हो, 20 मिलियन हो या 20 मिलियन से ज़्यादा हो। कितना मिलियन अपना हो? जिसका सरमाया 20 मिलियन से ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब 2 करोड़ हो या 2 करोड़ से ज़्यादा हो। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी हो या फिर कारपोरेशन हो या फिर कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, शैल हैव टू एंगेज एट लीस्ट 1 प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। ठीक है, तो फिर ऐसे किस्म की कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जिसका सरमाया 2 करोड़ से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको कम से कम एक एडवोकेट लाजमी रखना है। एक एडवोकेट को एज अ लीगल एडवाइजर जो है एंगेज करना ही है, लाजमी। ठीक है, एज लीगल एडवाइजर ऑन रिटेनरशिप बेसिस। एक वर्ड है यहाँ पर, रिटेनरशिप बेसिस। रिटेनरशिप क्या होता है कि हमारे पास एडवांस पे, रिटेनरशिप का मतलब है कि आप फीस जो है ना वो एडवांस पे करें। किसको? एडवोकेट को। ये होता है रिटेनरशिप बेसिस, कि किसी भी एडवोकेट को आप एज अ लीगल एडवाइजर अपॉइंट करें। ठीक है, किसी भी एक जो है एडवोकेट को आप लीगल एडवाइजर अपॉइंट करें और उसको रिटेनरशिप के बेसिस पर पे करें, मतलब एडवांस सैलरी दें, उसको एडवांस फीस दें। ठीक है, वेयर एज नो एडवोकेट। अब यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। पहले हमारे पास क्या था कि पहले एक एडवोकेट के पास 50-50 लीगल एडवाइजरी होती थी, 50-50 पैनल होते थे। अब क्या कर दिया गया है कि एक एडवोकेट, ठीक है, एक एडवोकेट 3 से ज़्यादा लीगल एडवाइजरी नहीं रख सकता। ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन लग गई है उन वकीलों पर जो बड़े बड़े माफिया बन के बैठे हैं ना। ठीक है, अब क्या है, एक जो है वकील 3 से ज़्यादा लीगल एडवाइजरी नहीं रख सकता। ठीक है, और हमारे पास हर एक कंपनी, मतलब सेक्शन 3 क्या कहता है कि हर पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनी जिसकी सरमाया 2 करोड़ से ज़्यादा हो, 20 मिलियन से ज़्यादा हो, ठीक है, वो एक लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करेगा, इंगेज करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सेक्शन है 11, वो बात था प्रोविजंस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, कि हेल्थ से मुतालिक हमारे पास एडवोकेट की वेलफेयर के लिए क्या बात की गई है कि द गवर्नमेंट शैल नोटिफाई रिलेशन टू ऑल गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि जो गवर्नमेंट है ना वो नोटिफाई करेगी अब। ठीक है, लाजमी करना शल वर्ड है। ठीक है, और सेमी गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल हैं, द राइट टू एवरी एडवोकेट हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एट पर विथ द गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर। जैसा कि एक गजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर होता है ना, उसके बराबर, पर PAR, पर मीन्स इक्वल टू। ठीक है, बराबर एक ऑफिस हमारे पास है, गजेटेड ऑफिस हमारे पास ऑफिसर हो, उनसे बराबर जो है इनकी जो है हमारे पास ट्रीटमेंट। ठीक है, एडवोकेट की ट्रीटमेंट, एडवोकेट के जो है वाइफ की ट्रीटमेंट, स्पाउस और उनके बच्चों की ट्रीटमेंट, वो जो है हमारे पास की जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रेजेंटेशन ऑफ दियर ऑफिशियल कार्ड्स,
जबकि वो अपने ऑफिशियल कार्ड दिखाएंगे उसके बाद, ठीक है। एंड वेरिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव बार काउंसिल, और ऐसे कार्ड की वेरिफिकेशन भी साथ में हो। ऐसा नहीं है कि कोई जो है झूठा कार्ड बना के लेके जाए कि मैं एक वकील हूँ, मेरा इलाज किया जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ऐसा नहीं होगा, उसकी वेरिफिकेशन भी साथ हो कि वहाँ के वाकई ये वकील है। एक शर्त दी गई, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पेरेंट्स, माइनर चिल्ड्रन, स्पाउस ऑफ द एडवोकेट शैल आल्सो बी इंटाइटल्ड टू सेम फैसिलिटीज़, कि जो भी पेरेंट्स हैं एडवोकेट्स के, उनके बच्चे हैं, उनकी घरवाली वगैरह जो भी हैं, वो इनको भी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? वो उनको भी सहूलियात दी जाएंगी, मतलब उनके मुफ्त में इलाज किए जाएंगे, ठीक है। मतलब एक होती है कि अपना 100% तो यहाँ पर नहीं कहा गया है कि मुफ्त में इलाज होगा, मगर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एक सब्सिडी दी गई है एक तरह की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद चले जाते हैं फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ के, मालियाती सहूलियाती भी दी जाएंगी। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शैल एक्सटेंड टू द एडवोकेट्स द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, कि किसी भी इदारे में, फाइनेंशियल इदारे में, मालियाती इदारे में वकील को बिना किसी मुतबेद के उसको सहूलियात फराहम की जाएंगी। जैसा कि हमारे पास स्टेट लाइफ है, लाइफ इंश्योरेंस, कोई भी हो हमारे पास फाइनेंशियल इदारे जो हैं, मालियाती इदारे, उनमें एक वकील को बिल्कुल जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आगे बस में व्हाट्सएवर एंड इन केस ऑफ एनी वायोलेशन, अगर उसकी वायोलेशन होती है, ठीक है, ऑन द कंप्लेंट ऑफ एग्रीव्ड एडवोकेट, जो एग्रीव्ड एडवोकेट है जिसके साथ वो जो है वायोलेशन हुई है, जिसके केस में द कंसर्न्ड अथॉरिटी शैल इनिशिएट अप्रोप्रिएट एक्शन, जिस डिपार्टमेंट ने वो वायोलेशन की है उस डिपार्टमेंट को वो एडवोकेट अपनी कंप्लेंट करेगा, और वो डिपार्टमेंट, वो अथॉरिटी उसके अगेंस्ट में अपना अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? सेक्शन नंबर 3 है शो द पैकेज। शो द पैकेज क्या है कि एन एडवोकेट हु इज द विक्टिम ऑफ एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म और अदर एग्रेशन, ठीक है, कि यहाँ पर बात की गई है, एक जब कोई एडवोकेट हो, किसी एडवोकेट को मार दिया जाए, उसका मर्डर किया जाए, एक वकील की जब मौत हो जाए, ठीक है, तो फिर जो वकील है ना, जिसको किसी टेररिज्म की वजह से मारा गया है, या अदर एग्रेशन, एग्रेशन मीन्स जारहियत या जाति क्या हो, जाति जो है उसकी एग्रेशन हो, एग्रेशन, एग्रेशन मीन्स दुश्मनी भी इसमें आ जाती है। एग्रेशन मीन्स जारहियत, टेररिज्म के अंदर मार दिया गया हो, या फिर एग्रेशन मीन्स दुश्मनी के अंदर उसको मार दिया गया हो। वाइल परफॉर्मिंग हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, जब वो अपनी जो है प्रोफेशनल ड्यूटी जो है परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। हुज असाइलेंट्स आर अननोन, जो है जिसके हमलावर जो है वो अननोन हो, ठीक है। आगे बात समझिए, क्या है वो अननोन हो, मतलब जो कि हमारे पास कोई ऐसे शख्स ना हो जिसको वो एडवोकेट्स जानता हो, ठीक है, अननोन हो असाइलेंट। हमलावर जो है वो क्या है, वो गैर मुतल्लका अफराद हों, ठीक है, मतलब एग्रीशन के अंदर कोई भी दुश्मनी आ सकती है, ठीक है। आगे बात समझ में, जारहियत की जा सकती है कि हर बुरे वकीलों को मार दो, ठीक है, जाती दुश्मनी की वजह से अगर वकील मरता है तो फिर वो इस कैटेगरी में नहीं आता, मगर किसी वकील को मार दिया जाए और उसकी हमलावर अननोन पर्सन्स हों, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? His family shall be entitled to the Shoda package is admissible to gazetted officers in BPS 18 of the government। तो फिर इसकी फैमिली को वो मरासल सब के सब दिए जाएंगे जो कि एक गजेटेड ऑफिसर होता है ना, BPS 18 का, जब उसकी शहादत हो जाती है, जब BPS 18 के हमारे पास बेसिक पे स्केल के 18 स्केल के किसी ऑफिसर को अगर मार दिया जाए, शहीद किया जाए, तो फिर जो उसकी फैमिली को जो हमारे पास
पैकेज मिलता है वही पैकेज इस वकील की फैमिली को दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। एडमिसिबल होगा, ठीक है, काबिल कबूल होगा BPS 18 के बराबर। यहाँ तक बात क्लियर है, वेरी सिंपल। उसके बाद चले जाते हैं सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 बात करता है पावर टू मेक रूल्स। अब किसको पावर्स दिए गए हैं? इस से हमारे पास इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट को पावर्स हैं कि वो रूल्स बनाए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। सेक्शन नंबर 15 बात करता है ओवरराइडिंग इफेक्ट। वर्ड ओवरराइडिंग मीन्स सुपीरियर इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट कि इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होगा? द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall have effect not withstanding anything to the contrary contained in any law for the time being enforced। कि किसी और कानून में चाहे कुछ भी कहा गया हो, मगर इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, जो भी शर्तें वगैरह हैं, वो सुपीरियर इफेक्ट रखेंगी, आला किस्म की इफेक्ट रखेगी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। सेक्शन नंबर 16 एप्लीकेशन ऑफ द कोड। वर्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? वर्ड एप्लीकेशन का मतलब है एप्लीकेबिलिटी या फिर ऑपरेशन, ठीक है। वर्ड ऑपरेशन, एप्लीकेशन ऑफ द कोड। कोड कौन सा? मैंने आपको पहले बताया CRPC, ठीक है, कि CRPC एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है, उसके बारे में कहा गया। द प्रोविजंस ऑफ द कोड टू द एक्सटेंट नॉट इनकंसिस्टेंट विथ एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट। कि इस कोड के द प्रोविजंस ऑफ द कोड के CRPC के जो भी शर्त हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो एप्लीकेबल होंगी टू द एक्सटेंट कि इसके जो है मुतजाद ना हो, इस एक्ट के मुतजाद ना हो, बाकी जो भी शर्तें हैं वो शर्तें एप्लीकेबल होंगी, वो उनका इफेक्ट, उनका ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। विथ एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट शैल अप्लाई मुततिस मुतैंडिस, ठीक है, विथ नेसेसरी चेंजेस। एक वर्ड है यहाँ पर हमारे पास मुततिस मुतैंडिस, ठीक है। ये वर्ड क्या कहता है कि अप्लाई विथ नेसेसरी चेंजेस, कि जो जहां ज़रूरत पड़े थोड़ी सी चेंजिंग करने की, वो चेंजिंग करके, वो तब्दीलियां करके उसको अप्लाई कर दिया जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं सेक्शन नंबर 17, लास्ट सेक्शन है। ये बात करता है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, कि अगर कोई परेशानी आ जाए फ्यूचर में तो फिर उसको जो है वो हटाने के बारे में बात करता है। वेयर एनी डिफ़िकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जब भी इस एक्ट के प्रोविजंस को लेकर, इस एक्ट के प्रोविजंस को लेकर हम जब चल रहे होते हैं, ठीक है, जब उसके इफेक्ट को, ठीक है, जब हमारे पास द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की एप्लीकेबिलिटी की बात हो, इसकी ऑपरेशन की बात हो, या फिर इसके इफेक्ट की बात हो, कुछ भी हो, अगर इनको लेकर अगर कहीं भी हमें किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, ठीक है, वेयर एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज, कभी भी कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज हो, टू द एक्सटेंट ना हमारे पास वेयर एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कि इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को असर में लाते हुए अगर कोई भी डिफ़िकल्टी अराइज हो, ठीक है, द फेडरल गवर्नमेंट में, तो फिर ये फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए गए हैं बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट, कि ऑफिशियल गजेट में वो नोटिफिकेशन अपना जारी करे, मेक सच आर्डर, और ऐसा आर्डर बना दे, नॉट इंकंसिस्टेंट विथ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के खिलाफ ना हो, ठीक है, एज में अपीयर टू बी नेसेसरी, जो कि ज़रूरी हो, फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूविंग द डिफ़िकल्टी, कि वो ऐसी किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात जो है उसको दूर करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुश्किलात कौन सी आ सकती हैं इनको लेकर, कि ये एप्लीकेबल कहाँ पर है? ये तो बताया गया है कि होल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है,
होल ऑफ पाकिस्तान, मगर यहाँ पर आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, बात आ जाए जम्मू एंड कश्मीर की कि जम्मू एंड कश्मीर में तो एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर वो प्रोविंशियल हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी कि हमारे पास आया कि ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल कोई और स्टेट बन जाती है पाकिस्तान के अंदर छोटी सी, ठीक है, बाद में कहा जाए कि ये तो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, ये तो होल ऑफ पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं आता है, ठीक है, ऐसे किस्म के सवाल। या फिर कोई ऐसा सेक्शन, ऐसी कोई बात, फॉर एग्जांपल मैं अपना एक मिसाल दे देता हूँ, ये है एक वकील के अगेंस्ट में एग्रीशन, ठीक है, वायलेंस, ठीक है, अगर एक वकील के अगेंस्ट में कोई वायलेशन हो, अगर कोई एक वकील दूसरे वकील के अगेंस्ट में कोई वायलेशन करे तो क्या होगा, अब ये भी एक परेशानी है। तो फिर इनके ऊपर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियारात हैं कि ये ऐसी किस्म की डिफ़िकल्टीज़ को जो है दूर करने के लिए एक आर्डर जो है हमारे पास नोटिफिकेशन निकाले, गजेटेड, और हमारे पास जो है गजेटेड ऑफिशियल गजेट में एक नोटिफिकेशन निकाले, ठीक है, कि एक ये हमारे पास एडवोकेट के अगेंस्ट में तो हुआ है वायोलेशन, मगर जिसने की है वो भी एक एडवोकेट है। अब उससे एडवोकेट के अगेंस्ट में एफआईआर हो या ना हो, फॉर एग्जांपल एक ए है, ठीक है, ये भी एक एडवोकेट है, और ये बी है, ये भी एडवोकेट है। इस ए ने इस बी को किसी किस्म की इंजरी पहुंचाई, ठीक है, अब इसने एफआईआर, इसने ये तो हमारे पास कहता है कि द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 कहता है कि ऐसे शख्स के अगेंस्ट में एफआईआर होनी चाहिए। अब ये भी वकील है, अब क्या इनके ऊपर एफआईआर होगी या नहीं होगी? ऐसी किस्म की डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए हमारे पास जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हमने कहाँ तक ये इसकी पूरी बेयर रीडिंग हमने डिस्कस कर ली। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 में सेक्शन टोटल 1 से लेकर सेक्शन नंबर 17 डिस्कस कर लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इनके ऊपर हम तफसील से किसी बात को लेकर, अगर किसी स्टूडेंट को किसी बात को लेकर अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे उस किस पॉइंट पर मुझे लेक्चर बनाना है तफसील से ब्रीफ में, ठीक है, वो मैं अलग से बनाता जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया मुझे कि सर इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं हमारे पास, द लायर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के। ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स पर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लेक्चर नंबर 1 हो गया, अलग लेक्चर होगा। कोई और स्टूडेंट अगर ऐसी किस्म की कोई डिमांड करेगा तो उनकी डिमांड पर पूरा उतारने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।